हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के चैनल मिस्ट्री अपडेट्स पर। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि ये आज की वीडियो बजट 2021-22 पर होने वाली है। जैसा कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे बजट को अलग से तो 150-200 पेज का बजट है ओनली। अगर उसको पढ़ने बैठोगे तो लगभग आपको 4 दिन लग जाएंगे और चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा 150 पेज का निचोड़ सिर्फ 4 पेज में बताया है। बहुत ही ज़्यादा एनालाइज़ करने के बाद कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है, सारी चीज़ों के एनालाइज़ के बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और पूरी गारंटी है कि इसके बाद आपको बजट का क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं तो इसी 4 पेज के अंदर से लगभग 100% चांसेस है कि इसके अंदर क्वेश्चन आपके बन जाएँगे बजट के। बजट का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है आप मैं जो दे रहा हूँ आपको, जो ये मटेरियल दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से रट के चले जाना एग्ज़ाम के अंदर और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बजट का। पूरे-पूरे चांसेस है कि बजट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसके बाद आपका। रही बात इसके बाद आर्थिक समीक्षा की, अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो मैं आर्थिक समीक्षा के लिए भी बनाने की कोशिश पूरी-पूरी करूँगा। और बात करते हैं राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा की, उसके लिए मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बुक बताई थी। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपके लगभग चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाएँगे इसमें से, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। के अंदर भी मैंने सारी कोशिश करी है कि लगभग जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको अंडरलाइन करवा दी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पे फोकस करिए। इकोनॉमिक्स का जो भी सेक्शन है आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बजट और आर्थिक समीक्षा अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका इकोनॉमिक्स यही है पूरी, क्योंकि करंट का इकोनॉमिक्स ही बनता है जो आप रोजाना पढ़ते हो और बजट के क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही बहुत शानदार वीडियो लेके आता रहता हूं जो कि राजस्थान एसआई पटवारी या अदर स्टेट की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और भी वीडियोज़ लाता रहता हूँ जो कि आपके बहुत ही हेल्प करती है एग्जाम को फाइट करने में। ये काम और आप जरूर साथ में कर लेना, पेन और नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको साथ साथ लिखना है और जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना भी है। इससे आपके क्या होगा कि आपके 2 रीडिंग तो ऐसे ही हो जाएगी, एक बार आप लिखोगे, एक बार आप सुनोगे और तीसरी बार अगर आप पढ़ोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको यहीं पे याद करवा दूंगा। और तीसरी बार अगर आप खुद से रीडिंग करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके ऐसे ही दिमाग में आ जाएगी। तो आप ये ज़रूर काम कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ का पता नहीं है कि मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आपको पीडीएफ के लिए नई चक्करों में रहना है। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाओगे वो ही ज़्यादा बेटर रहते हैं पीडीएफ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार है जो अनुच्छेद 112 के तहत जो है बजट पेश करती है, और राज्य सरकार है अनुच्छेद 202 के तहत बजट पेश करती है। और आपको पता है जो वित्तीय वर्ष होता है, जो बजट का लेखा जोखा होता है, वो कितने कितने देर कितने महीने के लिए होता है, वो होता है 1 अप्रैल और 31 मार्च के लिए। और बजट की जो अगर आप डेफिनेशन जानना चाहो तो बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा जो ब्यौरा होता है। तो आपको ये बेसिक चीजें नॉलेज होने चाहिए बजट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि सकल घरेलू उत्पाद होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि 2021 का है वो -7.7% रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पता है कम रही है। हमारी जीडीपी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फॉल आया था। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो 21-22 की जो अनुमानित करी गई है वो है 11.5%। तो ये आपको चीज़ याद में रखनी है, जीडीपी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर, जो कि रही है 15.4%। हमारी नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 21-22 के अनुसार अगर देखी जाए तो वो रही है 15.4%। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि वृद्धि दर है, जो कि 20-21 की जो रहने का अनुमान है वो थी 3.4%। और जो औद्योगिक वृद्धि दर है 20-21 की वो थी 9.6%, जो कि माइनस में रही थी। और सेवा क्षेत्र की अगर वृद्धि दर देखी जाए तो इसके अंदर -8.8% रही थी। तो आपको देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फॉल आया था, तो हर चीज़ें लगभग माइनस में ही है। तो आपको इस तरीके से हर चीज़ ध्यान में रखना है, ये प्लस में नहीं है। यहाँ पर औद्योगिक वृद्धि दर भी -9.6 है और सेवा क्षेत्र की भी -8.8% है। जीवीए के अंदर जो योगदान है 54% है सेवा क्षेत्र का, तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें भी वो भी मैं आपको अंडरलाइन कर दी है मैंने रेड पर पेन से, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं वो। राजस्व घाटा की बात करें 20-21 का जो था वो 7.45, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना था 7.5%। और जो 21-22 का जो अनुमानित है वो है 5.1% ऑफ जीडीपी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा। ये क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, आपको बता देता हूँ। 20-21 का ये जो था ये था 9.5% ऑफ जीडीपी। राजकोषीय घाटा आप सभी को पता है क्या होता है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जो कि टोटल जो अपन एक्सपेंड करते हैं और जो अपनी इनकम होती है उसका जो माइनस करते हैं, तो वही होता है राजकोषीय घाटा। तो आपको पता है कि राजकोषीय घाटा अगर ज़्यादा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में बिगाड़ आ सकता है, इसलिए अब हमें राजकोषीय घाटा को कम करना पड़ेगा। तो ये कम करने का कितना अनुमान किया गया है इस बार 2021-22 का, वो है 6.8% ऑफ जीडीपी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पक्का आने वाली
है आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करें तो प्राथमिक घाटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसकी रीडिंग करके जाना। 3.1% ऑफ जीडीपी रखा गया है अनुमान इसका 21-22 का। अब नेक्स्ट बात करते हैं सकल मूल्य वर्धित वृद्धि दर, जिसको बोलते हैं जीवीए ग्रोथ, जो रख रही है 7.2% रही है इस बार, जो कि माइनस में रही है। तो ये भी आपको पता है माइनस में ज़्यादातर चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो बजट एलोकेशन की बात करते हैं। 21-22 का बजट एलोकेशन किस क्षेत्र किस मंत्रालय को कितना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को कितने करोड़ का बजट आवंटन हुआ था 2021-22 का, शिक्षा मंत्रालय को कितना हुआ था, रक्षा मंत्रालय को कितना हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको नोट करवाए हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ का जो बजट आवंटन किया गया है, रक्षा मंत्रालय को 4.78 लाख करोड़ का किया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को 73,932 करोड़ का किया गया है और रेलवे मंत्रालय को 1.1 लाख करोड़, कृषि एवं किसान मंत्रालय को दिया गया है 1.31 लाख करोड़। तो आपको ये चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी है, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगी ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मटेरियल दे रहा हूँ। यकीन मानिए मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका शायद अलग हो सकता है। अगर यही चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे बताता या अलग से क्लास लेके बताता तो ज़्यादा शायद आपको अच्छा लगता, लेकिन जो ये मैं मटेरियल दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ इसी सीमित समय में और बहुत ही सीमित संसाधनों में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाओ, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी है आपको इतनी करनी नहीं पड़ेगी। आप इसको 2 बार भी अगर पढ़ लेते हो तो आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीडिंग कर लेना, और भी जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आपको लिखाई है। एक भी वर्ड आपको इसके अंदर फालतू का नहीं मिलेगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं योजनावार आवंटन कितना हुआ है। इससे पहले मैंने बात करी थी जो मंत्रालयों को आवंटन हुआ है उनकी बात करी थी। अब जो योजना जो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार योजना चलाती है तो उसके अकॉर्डिंग कितना कितना पैसा मिला है किस योजना के लिए, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के लिए आपको पता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, तो इसके लिए 73,000 करोड़ रुपए मिले हैं। और पीएम किसान योजना है उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए मिले हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 34,300 करोड़ रुपए। और अमृत एवं स्मार्ट सिटी मिशन है उसके लिए 13,750 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए 2,23,846 करोड़, जो कि आपको पता है स्वास्थ्य और खुशहाली में इस बार 137% की वृद्धि करी है पिछले ईयर के मुकाबले। और शहरी और स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके लिए 1.41 लाख करोड़ मिला है। तो ये अगर बात करें तो इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको स्टार लगवाया है। मनरेगा वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए 100% ये इनमें से क्वेश्चन पूछने वाला है। शहरी या स्वास्थ्य जो भारत मिशन है उसके लिए कितना कितना करोड़ का आवंटन हुआ था ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको पता है शहरी स्वास्थ्य स्वच्छ भारत जो मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था। उसके अंदर अभी जो वर्ष रखा गया है 2021 से 25 5 वर्षों के लिए ये रखा गया। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखना कि जो अभी जो आवंटन हुआ है वो 5 वर्षों के लिए हुआ है 1,41,00,000 करोड़ रुपए का। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनने वाला है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए इस बार कितनी प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमानित करी गई है, तो इसका भी पूछ सकते हैं। 137% वृद्धि की हुई है। तो ये भी आपको आंकड़े ध्यान में रखने हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है आपको, बाकी चीज़ें भी पढ़नी है साथ साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अर्थव्यवस्था एक बजट के लिए कि कितने रुपए किस क्षेत्र से अपने को मिल रहे हैं और कितना हमारा व्यय हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा रुपए किस क्षेत्र में हमारे खर्च हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से हमारे आमदनी हो रही है, सबसे कम किस क्षेत्र में खर्चे हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारणी ध्यान में रखनी है। एक बार बनाओगे तो आपकी याद में रह जाएगी। जैसे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे रुपयों की जो इनकम है जो हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है उधार और अन्य देनदारियों से, जो कि है 36%। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कितना प्रतिशत है, 36%। जो हम उधार दे रहे हैं उनके लिए अपने को टैक्स है, जो भी देनदारी है उनके लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने वाला है इस बार। और सबसे कम की बात करें तो इसके अंदर जो कस्टम ड्यूटी हमारी रहती है उसके अंदर अपने को 3% जो है रुपए का इनकम होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको सारणी अच्छे से एक बार देख लेना। इनकम टैक्स के लिए 14% है, 14 रुपये मिलने वाले हैं ऐसा समझ लो। जैसे जीएसटी अपने को 15 रुपये देने वाली है, कॉर्पोरेशन है टैक्स है वो 13 रुपये देने वाला है, गैर राजस्व कर है 6 रुपये देने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपना पैसा कहाँ पे ज़्यादा खर्च होगा, उसके लिए आपको ये वाली सारणी देखनी है। इसके अंदर मैंने जो पाई चार्ट बनाया है ये तो रुपीज़ गोज आउट जो कि पैसे जाने वाले हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च होगा इस बार वो है ब्याज देने के लिए। अपन जो भी ब्याज देंगे इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसके लिए अपने को, जैसे अपन कई देशों से या जो भी वर्ल्ड बैंक है कहीं से भी अगर ब्याज लेते हैं तो उसके लिए भी अपने को ब्याज देना पड़ता है उसका। तो उसका 20% जो ब्याज मूल्य है उसके अंदर अपना पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें उधार भी लेते हैं। तो इसके बाद बात करें तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है उसके अंदर 16% खर्च होने वाला है।
तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। पेंशन के लिए बात करें तो 5%, 5 रुपये से मतलब 5 रुपये खर्च होने वाला है। सब्सिडी के लिए 8 रुपये खर्च करेगी जो है सरकार अपनी केंद्र सरकार। डिफेंस के लिए 8% है इसका खर्च होने वाला है। वित्त आयोग के लिए 10% होने वाला है। राज्य योजनाएं हैं उनके लिए 14% होने वाला है। केंद्र योजनाएं हैं उनके लिए 9% होने वाला है। तो ये चीज़ आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएगी, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। केंद्र बजट है जो 6 स्तंभों पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन इतना सा भी बन सकता है कि अपने जो केंद्र बजट 2021-22 जो पेश हुआ है वो कितने स्तंभों पर आधारित है? 6 स्तंभों पर आधारित है। तो ये 6 स्तंभ आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय है, इसके अंदर वास्तविक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना पर आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी का विकास, शक्तिवर्धन, नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये स्तंभ आपको एक बार रीडिंग करनी है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो बजट है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हुई है इस बार, कौन कौन सी योजनाएं बनेगी, कौन कौन सी चीज़ें आप इनके अंदर इंप्लीमेंट करी जा रही है न्यू, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की सीमा है वो है ना, अब इस बार जो 49% थी पहले, तो इस बार जो है 74% बढ़ा दी गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कितने प्रतिशत तक की सीमा बढ़ा दी गई है एफडीआई की, तो ये है 74%। इसको आप रट के चले जाना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावित विनिवेश जो है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका निजीकरण होगा, तो ये भी आपको चीज़ में ध्यान में रखनी है। इसके बाद सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है आप सभी को पता है, सभी कृषि माल के लिए 1.5 गुना उत्पादन मूल्य का रहेगा। इस बार जो एमएसपी रहेगा जो सभी कृषि के माल हैं उनके लिए 1.5 गुना कर दिया गया है, तो ये आपको चीज़ में ध्यान रखनी है। इसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार है जो एक योजना बना रही है, उसका नाम है मित्र योजना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का छपने वाला है ये। इसका मित्र का आपको फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जो कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बना रही है जो भी अपनी सरकार है, केंद्र सरकार कितने पार्क्स बना रही है आप ये भी ध्यान में रखना। 7 पार्क्स बनाने वाली है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस मॉडल पर होगी ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्लग एंड प्ले मॉडल पर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। इसके बाद अगर बात करें तो पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना का जो खर्चा है वो है 64,180 करोड़ रुपए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कितने साल के लिए लागू कर रहे हैं, ये कितने साल के लिए खर्चा दिया जा रहा है। इसके लिए पीएम आत्मनिर्भर को 6 साल के लिए दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन पोषण। मिशन पोषण क्या है? 2.0 जो पूरक पोषण कार्यक्रम था जो पहले चलाया गया था मोदी द्वारा, और जो पोषण अभियान था जो कि अपने जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनके लिए ये मिशन है, तो इन दोनों को मिलाकर मिशन पोषण में इसको बदल दिया गया है इसका नाम। तो ये आपको चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बात करते हैं पीएलआई स्कीम के बारे में, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी तमाम कंपनियां होती है अपनी, विदेशों की हो गई या देशी की कोई कंपनी हो गई, तो उनको क्या किया जाएगा, जो भारत में जो सामान बनता है उसके लिए उनको आकर्षित किया जाएगा कि आप अपने भारत के अंदर आके सामान बनाओ। इससे क्या होगा, अपने को भी रोजगार मिलेगा और जो भी मैन्युफैक्चरिंग अपना सेक्टर है उसमें भी अपने को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए जो मोदी सरकार है उसने 1.93 लाख करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा है, बड़ा है अमाउंट। ये कितने वर्ष के लिए किया है आप ये ध्यान में रखना, 5 वर्ष के लिए किया है। और कितने क्षेत्रों के अंदर ये किया जा रहा है, वो है 13 सेक्टर के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको याद में कर लेना। इसके बाद क्या करना है, इसका उद्देश्य मेन यही है कि भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जो मोदी का यही उद्देश्य है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले ये स्कीम चालू कर दी गई थी। पहले क्या था इसकी, इस बार क्या इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले क्या था, जो टीओपी टोमेटो और ओनियन और पोटैटो, ये हैं जो आलू टमाटर प्याज के लिए ये लागू की गई थी, जिसको टॉप बोलते थे। तो अभी क्या है कि ये 22 और उत्पाद इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं, जो कि ज़्यादा जल्दी जो खराब उत्पाद होते हैं, जैसे कि मंडियों के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, उन्हीं के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि इस बार 22 उत्पादों को और ज़्यादा इसके अंदर जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन पूरा पूछ सकता है इस तरीके से। तो नेक्स्ट पेज पर अपन बात करते हैं। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई हुई थी जिसके अंदर जो होम लोन लेते हैं उनके लिए 1.5 लाख रुपए तक की छूट पहले निर्धारित की गई थी, उसको अभी क्या कर दिया गया है, इस बजट के अंदर 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 100 नए स्कूल खोले जाएंगे इस बार, और एकलव्य स्कूल हैं जनजातीय क्षेत्रों में कितने खोले जाएंगे, 750 खोले जाएंगे। और इसके बाद बात करें तो नई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो किस राज्य में शुरू की जा रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एकलव्य जो स्कूल है कितने बन रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कौन से स्कूल हैं, एकलव्य स्कूल है जनजातीय क्षेत्रों में बन रहे हैं, 750 बन रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। 100 नए सैनिक पूछ सकते हैं कि कौन से स्कूल बनेंगे, 100 नए सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद में रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार
पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। तो इसके लिए कितना आवंटन किया गया है, कितने रुपए खर्च किए गए हैं, वो है 3,768 करोड़ रुपए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको जैसे 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, कौन-सा गलत है, कौन-सा सही है, इस तरीके से पहचानो। जैसे जैसे पूछ सकता है कि 100 नए स्कूल बजट 2021 के बारे में कौन-सा कथन असत्य है? तो ऐसे पूछ सकता है 100 स्कूल नए खोले जाएँगे, एकलव्य स्कूल 750 खोले जाएँगे, भारत के अंदर पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आरएस लेवल तक के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो अभी-अभी बनी है, जो अभी-अभी पहले कुछ राज्यों में लागू हुई थी, लेकिन अभी क्या है पूरे भारत में इसको लागू करने की योजनाएँ बनाई गई है। ये वैक्सीन जो बच्चों में जो न्यूमोनिया का रोग होता है, उसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, तो ये पूरे भारत में अभी लागू होगी। तो इस वैक्सीन का नाम याद रखना आप, न्यूमोकोकल इस वैक्सीन का नाम है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आप ध्यान में रखना कौन सी नीति चालू की गई है, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय रेल योजना 2030, जो कि 2030 तक के लिए इस योजना को बनाया गया है। वर्ष 2030 तक इसका उद्देश्य है भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना। तो ये आपको उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है, भविष्य के लिए तैयार इसको रेलवे का जो अपना तंत्र है उसको बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको प्रमुख से याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात करें तो लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जैसे कथन पूछ लगता है कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एक साथ डाल सकता है, तो इस चीज़ों को आपको याद में रखना चाहिए। इसके बाद है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको पता है कि एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो ये योजना बहुत पहले चालू कर दी गई थी, लेकिन इस बार इसका मेन विशेष लिखने का ये उद्देश्य है कि अभी 1 करोड़ लोग और हैं जिनको इसके अंदर लाभ मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हाल ही के अंदर जो बजट रिलीज हुआ है उसमें कितने लोगों को और लाभ मिलने वाला है। तो क्वेश्चन आपको आंसर देना है 1 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अभी गोवा राज्य की जो स्वतंत्रता की है वो 60वीं वर्षगांठ अभी भी मनाने के लिए गोवा सरकार को जो केंद्र सरकार है वो 300 करोड़ रुपए देगी। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है। आपको पता है कि गोवा राज्य है जो कि पुर्तगाल से 1961 के अंदर आज़ाद हुआ था, तो यही इसी उपलक्ष्य के अंदर इनको 300 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अमाउंट पूछ सकता है कि कितने रुपए इनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं असम और पश्चिम बंगाल में चाय कामगारों के लिए विशेष एक योजना बनाई जा रही है। इनके अंदर इनको 1000 रुपये का आवंटन किया जा रहा है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, 2 राज्य हैं असम और पश्चिम बंगाल। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, कितना आवंटन किया जा रहा है 1000 का, 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेजोनी उपग्रह। इनका नाम ही अमेजोनी उपग्रह है, लेकिन इस चीज़ को कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसका नाम अमेजोनी है लेकिन ये अमेजोन का नहीं है। ये कहाँ का है, ये ब्राज़ील का उपग्रह है जिसको प्रक्षेपित की करेगा, जो भारत प्रक्षेपित करेगा। इसके अंदर भारत के भी कुछ उपग्रह प्रक्षेपित होंगे साथ में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कौन किसके द्वारा होगा, PSLV C-51 के द्वारा होगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बजट के मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं। एग्जाम टाइम में आप इनको क्या करना, ये 2 नोट्स बना लेना आप 2 पेज के अंदर, और एग्जाम टाइम में अगर आप जाओ तो उसको अच्छे से एक बार रिवीजन करके चले जाना, 3-4 बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, आपके सारे आंकड़े दिमाग में आ जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा बजट है, आप कब लेके बैठोगे, कब उसका निष्कर्ष निकालोगे। इससे अच्छा है मैंने आपके लिए बहुत ही सरल काम कर दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना पढ़ना है, बस 3-4 बार इसको पढ़ना है। इसके बाद आपके सारी चीज़ें लगभग सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको आर्थिक समीक्षा के लिए भी इस तरीके का कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए बनाने की। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया तो भाई आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, तो आपका रेस्पॉन्स उतना नहीं आता है जितना सोचता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा मेरे को रेस्पॉन्स दोगे। इससे क्या होता है कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेरे साथी है जो उनको मेरी चीज़ें पसंद आ रही है, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहो, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा मटेरियल देने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है नीचे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।